सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस में हम बेसिकली इधर जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर खुद अपन सॉल्व करेंगे। जो सोर्स होगा पर्टिकुलर वो सोर्स होगा स्पेसिफिक PM जो है वो एक कॉमन मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, तो वो एक रहेगा सोर्स। एंड हम सारे क्वेश्चंस को एक बार ओवरव्यू करेंगे और ठीक है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है तो वो बेटर तरीके से उस पर और इम्फेसाइज कर देंगे। सो बिफोर बिगिन विद दी क्वेश्चंस लेट वी अंडरस्टैंड द फ्यू कंसेप्ट, ताकि हम एक फ्यू कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड कुछ कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है बात डिविडेंड पॉलिसी की। तो अगर अपन बात करें तो एक वार्म अप करके सेशन था जिसमें ऐसा बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कोई डिविडेंड पे नहीं करता है, देन टू उसका वैल्यू हाई था। तो एक टाइम क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिविडेंड पे करना स्टार्ट किया, तो पे करना स्टार्ट किया तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसलिए कम हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अब कुछ अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अब कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए वो डिविडेंड पे कर रही है। सो डिविडेंड का ये रोल होता है इन दी वैल्यू कि आप डिविडेंड नहीं पे कर रहे थे, वैल्यू ज़्यादा थी, और आप डिविडेंड अब पे कर रहे हो, वैल्यू कम हो गई। तो डिविडेंड नहीं पे करने से और पे करने से वैल्यू पे क्या इफेक्ट आ गया, ऐसा कैसे इफेक्ट हो गया। और ऑन द कॉन्ट्रारी अगर रिलायंस वाला केस देखा जाए तो रिलायंस के केस में ऐसा था कि वो पहले हायर डिविडेंड पे करती थी और हायर डिविडेंड पे करती थी इसलिए वो वैल्यू उसकी हाई थी। पूरा अपोजिट है, और जब रिलायंस ने डिविडेंड पे नहीं करा या डिविडेंड कम पे करा तो उसकी वैल्यू घट गई। तो डिविडेंड का को रिलेशन शेयर की प्राइस से कैसे होता है, ये समझने के लिए हमको इसके मॉडल समझने पड़ेंगे और इसलिए कितना हमको डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए ताकि हमारी शेयर की वैल्यू हायर रहे, ये बेसिकली हमको ये समझना है इस चैप्टर में। बाकी कुछ सन्ड्री कॉन्सेप्ट तो हर जगह रहते ही हैं, बट एक प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर चीज़ समझना है कि हाउ डिविडेंड विल अफेक्ट द शेयर प्राइसेस। ठीक है, तो इसके लिए पर्टिकुलर क्या बोल के रखा है कि डिविडेंड पॉलिसी रेफर्स टू द फर्म, डिविडेंड पॉलिसी रेफर्स टू द फर्म्स पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, फर्म पॉलिसी होती है रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट। क्या फर्म की पॉलिसी है डिविडेंड पेमेंट के रिस्पेक्ट में, फर्म की क्या क्या पॉलिसीज है। और ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी वो होती है जब शेयर की प्राइस हाई हो। ठीक है, व्हेन देयर इज द हाईएस्ट शेयर प्राइस। तो इधर जो डिस्कशन है ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। पार्ट 1 थ्योरी ऑन डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरी इन द सेंस नॉट अ लेमैन थ्योरी, थ्योरी मीन्स इधर हम मॉडल्स को कवर करेंगे जिसमें ट्रेडिशनल, वॉल्टर, गॉर्डन और मोदीगिलानी मिलर हाइपोथेसिस है। सेकंड डिविडेंड वर्सेस बायबैक पोजीशन एंड डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस। ठीक है, सो पर्टिकुलर ये मेरे पास नोट्स है एंड इस नोट्स से हम जो है डिविडेंड के को समझेंगे। इस नोट्स में जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स तो कर लेंगे, बट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हम इंस्टीट्यूट के फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए नोट्स यूज़ करे हैं। तो सबसे पहले बात आती है थ्योरी ऑन द डिविडेंड पॉलिसी। अब 10 डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द शेयर प्राइस, क्या डिविडेंड पॉलिसी शेयर प्राइस को अफेक्ट करती है। अब यस भी है इसका आंसर, नो भी है। ठीक है, नो है क्योंकि मोदी गिलानी मिलर का डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरम है, वो प्रूव करता है कि जो डिविडेंड है वो शेयर प्राइस को अफेक्ट नहीं करती। पर यस बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक तो पॉजिटिव इफेक्ट है, यस बोलने के लिए एक बोलता है कि हाँ भैया डिविडेंड डिक्लेयर करो, पॉजिटिव, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ये बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच। पर अब देखो यस के साथ उसने कंडीशन अटैच कर दी, डिपेंड्स ऑन रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटेन्ड के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिपेंड ऑन द रिटर्न ऑफ इक्विटी या डिपेंड्स ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस डिपेंड्स ऑन जो है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, या अपन बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हाँ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करता है, बट हाँ डिपेंड ऑन ROE और RE। तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल ये बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करता है, पर ROE और RE हमको समझना पड़ेगा, फिर वो हम पता कर सकते हैं कि कितना अफेक्ट करा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पोजीशन हम समझते हैं, ट्रेडिशनल पोजीशन क्या बोलना चाह रहे हैं। अब दिस मॉडल ना, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इज बेस्ड ऑन अ प्रोवर्ब दैट अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन अ बुश। दिस मीन्स दैट पीपल लाइक डिविडेंड एज दे आर सर्टन एज कम्पेयर टू कैपिटल गेन। ये बोलना चाह रहे हैं कि पीपल लाइक डिविडेंड, पीपल को डिविडेंड पसंद है एज दे आर सर्टन, क्योंकि वो सर्टन होता है ना,
तो डिविडेंड पीपल को पसंद है, इसलिए जो है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%। उसके हिसाब से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए। ये ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% इसलिए क्योंकि जितना आपने डिविडेंड पे करा उतनी वैल्यू बढ़ेगी, तो आप पूरा का पूरा डिविडेंड ही पे करो ना। अब पूरा डिविडेंड पे करोगे तो शेयर की प्राइस बढ़ी हुई रहेगी। अब क्योंकि बिकॉज पीपल लाइक द सर्टेनिटी, ठीक है। तो इसकी प्राइसिंग इक्वेशन को इस तरीके से दिखाया गया है इस मॉडल में। इसकी जो इक्वेशन है वो ऐसी है कि जो शेयर की प्राइस है वो मल्टीप्लायर ब्रैकेट में डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय 3। तो इधर डी से है डिविडेंड पर शेयर, ई से है अर्निंग पर शेयर, एम से है मल्टीप्लायर लाइक पी रेशियो विच डिपेंड अपॉन दी फर्म फंडामेंटल। अभी जो मल्टीप्लायर है ये फर्म के फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हमने एनालाइज किया तो अगर बेसिक मैथ से, ठीक है, अगर आप इसको समझोगे तो जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड प्लस रिटर्न अर्निंग, ठीक है। तो डी प्लस आर डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब डी प्लस आर डिवाइड बाई 3 करा एंड हमने अगर इसका एलसीएम लिया है डी प्लस आर डिवाइड बाई 3, ठीक है, इसका एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा 3D। ये एक डी पहले से ही है तो 4D डिवाइड बाई 3 प्लस आर डिवाइड बाई 3, और वी कैन से 4D प्लस आर डिवाइड बाई 3। बट ये 4D डिवाइड बाई 3 और प्लस आर डिवाइड बाई 3 क्या बोलना चाह रहे हैं, और अगर हमें m गिवन है, ये m जो रहेगा वो गिवन रहेगा। तो 10 इफ m इज 15 देन जो p होगा वो होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 3 मीन्स 20D एंड 15 मल्टीप्लाई बाय r डिवाइड बाई 3 मीन्स 5r। तो प्राइसिंग हो जाएगी 20D प्लस 5r। दिस गोज टू शो दैट dividend have 4 times the effect on the share price as compared to the return earning। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डिविडेंड का जो है इफेक्ट ये अर्निंग्स का 4 टाइम्स है। दिस शोज दैट डिविडेंड हैव 4 टाइम्स द इफेक्ट ऑफ शेयर प्राइस एज कंपेयर टू द रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग से जितना इफेक्ट शेयर प्राइस पे पड़ता है उसका 4 गुना डिविडेंड के देने से पड़ता है, ठीक है। तो ये बोला गया है ये डिराइव करके, ठीक है। तो अब क्या बताना चाह रहे हैं कि या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो 4D प्लस आर डिवाइड बाई 3, ये समझने के लिए कि डिविडेंड का जो है 4 टाइम्स इम्पैक्ट होता है, तो वो इजीली हो जाएगा समझने के लिए। या तो आप कर सकते हैं डिविडेंड प्लस ई बाई 3, ठीक है। हम दोनों बोलते रहेंगे और दोनों हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर एक एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम्पल ये इलस्ट्रेशन है रादर देन वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड पे कर रहा है डिविडेंड, पेड डिविडेंड 6 रुपीज़ विच रिप्रेजेंट पे आउट रेशियो 60%। तो डिविडेंड पे करा है 6 रुपये का, वो पे आउट रेशियो है 60%। साथ ही साथ जो है डिविडेंड यील्ड है 10%। तो हमको कंप्यूट करना है फर्म का मल्टीप्लायर, राइट। अब फर्म का मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो आप जो है पर्टिकुलर इक्वेशन को नोट डाउन कर लो कि जो प्राइस होती है वो इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। तो मैं इसको अभी d प्लस ई बाई 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो d प्लस ई बाई 3। अब प्राइस हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि डिविडेंड कितना पे करा है और डिविडेंड यील्ड कितना परसेंटेज है, ये 10% दिया हुआ है। तो डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो इससे हम मार्केट प्राइस पता कर सकते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 10% पता करा तो हमारा आ गया 60। सिंस हमारा 60 आ गया इधर मार्केट प्राइस, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट प्राइस लिखा 60 प्लस मल्टीप्लायर। डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं 6 प्लस ई बाई 3, 6 प्लस ई बाई 3। और अगर ई बाई 3 की बात करें, तो सिंस डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड यील्ड जो होता है मार्केट प्राइस, डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्योंकि आप 6 रुपये का डिविडेंड पे कर रहे हो और डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, मतलब 60% ही आपका 6 रुपये है। तो जो अर्निंग पर शेयर है वो अर्निंग पर शेयर आपका हो गया 10 रुपये। तो 60 इज इक्वल टू एम प्लस 6 जो डिविडेंड पर शेयर है प्लस जो हमारा अर्निंग पर शेयर 10 रुपये डिवाइड बाय 3। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें एलसीएम लेके तो मल्टीप्लायर आएगा 6.43 टाइम्स। ये फर्म से फंडामेंटल्स को डिनोट करता है। अब सेकेंड चीज़ ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द शेयर प्राइस इफ द फर्म फॉलोड ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। ये बोल रहे हैं कि शेयर की प्राइस क्या होगी जब फर्म फॉलो करता है ऑप्टिमम पे आउट डिविडेंड पॉलिसी।
तो फर्म की प्राइस क्या होगी? देखो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी मतलब कि सबका सब डिविडेंड पे कर दो, मतलब कि अर्निंग जो 10 है पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दो, राइट, पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दो। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? प्राइस जो हमारी है इज इक्वल टू, क्योंकि प्राइस हमको अब निकालनी है तो मल्टीप्लायर हमारा 6.43 तो दिया हुआ है फर्म के फंडामेंटल्स को देखते हुए, डिविडेंड हमारा पूरा का पूरा 10 है, अर्निंग हमारी 10 है, डिवाइड बाय 3। तो देख लेते, कैलकुलेट कर लेते, तो मैक्सिमम प्राइस होगी 85.7, राइट। तो ये हो गया 85.7 मैक्सिमम प्राइस। तो ऐसे ही इस तरीके से क्वेश्चन ओवर होता है, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक। इसका हम मिनिमम प्राइस भी निकाल सकते हैं। मिनिमम प्राइस मतलब कि अगर ट्रेडिशनल पोजीशन फॉलो करते हो, कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे केस में मिनिमम प्राइस क्या होता है एक बार हम वो देख लेते हैं। 10 रुपये का डिविडेंड है, डिविडेंड तो जीरो ही है, 10 रुपये का अर्निंग है, डिविडेंड तो हम जीरो बांटेंगे क्योंकि मिनिमम हमको निकालना है। तो 10 रुपीज़ अर्निंग डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ डिवाइड बाय 3 अगर हमने करा 3.33 और मल्टीप्लाई किया इसको 6.43 से, तो आ रहे हैं 21.43। जो वैल्यू है वो 21.43 आ रही है। मतलब जो रेंज है अगर हम बात करें तो जो रेंज है वो पर्टिकुलर 21.43 से 85.87 तक ये डिवाइड हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से हमने समझा, पर हमने दो चीज़ समझी, डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड यील्ड होता है मार्केट प्राइस, और डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो वो होता है अर्निंग पर शेयर। तो लेट मी पुट दिस इन अ सेपरेट कमेंट या सेपरेट बॉक्स। ओके, सो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड यील्ड वो मार्केट प्राइस आ गया, एंड डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो वो आ गया हमारा अर्निंग पर शेयर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग 800, वो 800 पे ट्रेड कर रहा है अभी, तो प्राइस तो 800 दे के रखी है। ओके, विथ अ डिविडेंड यील्ड 20%। ओके, डिविडेंड यील्ड 20% है, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड 20% है तो हम डिविडेंड निकाल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड अपॉन डिविडेंड यील्ड तो मार्केट प्राइस होता है। तो हम 800 इंटू 20% करते हैं तो अपने 160 तो ऐसे ही डिविडेंड आ रहा है। तो ठीक है, इक्वेशन तो हमको पुट करनी है, एम है 160 हमने ऐड ऑन कर लिया। अब अर्निंग कितनी है? एंड अर्निंग यील्ड ऑफ 50%। अब पॉइंट ये है कि अर्निंग यील्ड ऑफ 50% है। ये अब क्या समझे? अर्निंग यील्ड, तो यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस से निकलता है। यील्ड किस पे निकलता है? यील्ड इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस। तो अर्निंग यील्ड आपकी क्या होगी? 800 का 50%, राइट, 800 का 50%। तो इस तरीके से जो है हमारा 400, तो अर्निंग हमारी 400 है, डिविडेंड हमारा 100 है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। लेट मी पुट दिस इन, तो यील्ड जो है, यील्ड इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेंज ऑफ शेयर प्राइस। अब शेयर प्राइस की रेंज निकालनी है। शेयर प्राइस की रेंज निकालनी मतलब कि जब हम आप डिविडेंड बांटोगे 0, तो जब डिविडेंड आपका रहेगा ऑप्टिमम जो कि है 100%, ठीक है। मल्टीप्लाई 2.73 दे के रखा है। प्राइस अपने को निकालनी है, तो प्राइस इज इक्वल टू 2.73 दे के रखा है। अब डिविडेंड 0 है और अर्निंग पूरी की 400 है, डिवाइड बाय 3। इस तरीके से जो आप कैलकुलेट करोगे तो प्राइस आ जाएगा 364। तो जब प्राइस की बात आती है तो 2.73, अब डिविडेंड है आपका 400, अर्निंग है 400 डिवाइड बाय 3, और आपकी फिर प्राइस आएगी, जो प्राइस आएगी वो आपकी वैल्यू 1456 है। तो ये जो रेंज है ये 364 से 1456 तक जा रही है। ये हमारा ट्रेडिशनल बेसिस पे क्वेश्चन था, ठीक है। ये ट्रेडिशनल पोजीशन पे क्वेश्चन था। होप सो कि इसको पीएम में इसको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एग्जाम्पल्स हैं पीएम में। खैर, वॉल्टर मॉडल अब इम्पॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? ओके, तो वॉल्टर मॉडल, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। हर एक मॉडल का अपना अपना असम्पशन रहता है। तो रिटेन अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग जो है, रिटेन अर्निंग इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये वॉल्टर मॉडल बोलता है कि रिटेन अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट मीन्स दैट फर्म कैन नॉट रेज फर्म थ्रू डेप्ट और एक्सटर्नल इक्विटी। फंड रेज ही नहीं कर सकता डेप्ट और एक्सटर्नल इक्विटी से, पैसे चाहिए घर से लो। दूसरा, द रिटर्न दैट कैन बी अर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट आर इज कॉन्स्टेंट, आर इज ऑल्सो कॉल्ड IRR, ROE, ROI एक्सेट्रा। तो क्या बोला है? द रिटर्न दैट कैन बी अर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, उसको आर बोलते हैं।
ये जो रिटर्न है न्यू इन्वेस्टमेंट में, इसको आर बोलते हैं और आर के वेरियस नाम से इसको क्वेश्चन में बुलाया जा सकता है। आर को IRR बोल सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो शेयर होल्डर की डिमांड है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये कंपनी का है। ये कंपनी क्या कंपनी अचीव कर सकती है, क्या कंपनी की प्रोबेबिलिटी है, किस कंपनी क्या कंपनी को अचीव करना है, जो भी है। अब और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है, तो उसको अपन आरई बोलते हैं। आरई को केई और केसी भी बोल के रख सकते हैं। अब गिवन दिस असम्पशंस, कंक्लूजन हम ये समझते हैं कि जब आर इज ग्रेटर देन आरई, मतलब कि अब मैं बोल सकता हूँ आर मतलब कि आर, IRR, ROE, ROI इज ग्रेटर देन RE, तो ऐसे केस में जब फर्म के पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वो RE से बेटर जो है अर्निंग्स ले सकता है, RE से बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फर्म हैविंग पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो नहीं पे करेगा डिविडेंड। ठीक है। अब R इज लेस देन, जब फर्म के पास नहीं है तो ऐसे केस में पे आउट कर दो 100%। जब अर्निंग्स है तो अर्निंग्स में लगाओ, अर्निंग से तो आप आप जो है रिटेन करो। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं है तो ऐसे केस में आप जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो इधर डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है और R इज इक्वल टू RE, तो फर्म है 0 NPV प्रोजेक्ट, डिविडेंड पॉलिसी इस केस में तो इररिलेवेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर अब हम देखें, अब इसका इक्वेशन देखते हैं। अब इसको एक न्यूमेरिकल तरीके से देखते हैं, न्यूमेरिकल तरीके से इसको अपन नंबर्स में देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले हम इसको इक्वेशन को देखना पड़ेगा। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस क्या होता है, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय RE होल डिवाइड बाय RE। तो डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय RE होल डिवाइड बाय RE। तो डिविडेंड अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R डिवाइड बाय RE होल डिवाइड बाय RE। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप डिविडेंड बांटो, ठीक है, और अर्निंग में से डिविडेंड बांटोगे तो रिटेन्ड होगा। अब रिटेन्ड अर्निंग जो है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर है तो न्यूमरेटर आपका ज़्यादा रहेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर है मतलब परसेंटेज जो है न्यूमेरिक टर्म परसेंटेज वो ज़्यादा है, न्यूमरेटर आपका हाई रहेगा। सपोज करो 10% तो न्यूमरेटर आपका 10% रहेगा और डिनोमिनेटर आपका रहेगा 10% से कम। तो इस केस में आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सिंस न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में कि जब R इज़ ग्रेटर देन RE तो बेटर है कि आप डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो डिडक्ट ही कम होगा। सिंस डिडक्ट कम होगा तो ऐसे केस में अर्निंग ज़्यादा दिखेगी और अर्निंग का एज अ मल्टीप्लायर ये काम करेगा। और बाकी RE तो है ही हमारा जो है बोल सकते हैं कि इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर बोल सकते हैं। ओके, पीएम में इसको RA बोल के रखा है। R को जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं ROI, ROE, IRR, ऐसे R का एक सिंबल है, RA भी दे के रखा है, ठीक है। और ये जो R ही है उसको KE बोल के रखा है और उसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल दिया जाता है। गिवन सच अ सिंपल फॉर्मूला इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू सॉल्व द सम प्रोवाइडेड द सम इज करेक्ट। 2 टाइप ऑफ सम है, ठीक है, तो हर जगह 2 टाइप ऑफ सम तो रहती है, एक तो करेक्ट सम होते हैं और एक एम्बिगुअस सम्स होते हैं। बट खैर जो भी है, हाँ, हमें अब जो है हमने वॉल्टर का एक इक्वेशन देख ली है और इक्वेशन से हमने समझ लिया है कि अगर कंपनी के पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है कैपिटलाइजेशन रेट से ज़्यादा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R जो है वो पर्टिकुलर ज़्यादा है अगर RE से, कैपिटलाइजेशन रेट से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऐसे केस में फर्म को खुद के लिए पैसा रखना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि फर्म के पास खुद के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। रही बात आती है जब इस पर कुछ क्वेश्चन थे, इसके जो क्वेश्चन है बाकायदा वो पीएम में कवर्ड है, तो पीएम के क्वेश्चन से हम इसको गो थ्रू कर लेंगे। फिर आती है बात, एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि हाँ, ऑल दो ये जो कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ एम्बिग्विटी हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड फॉर्मूले हमको यूज़ करने पड़ जाते हैं जब डेटा जो है प्रॉपर दे के नहीं रखा है। तो वो फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऑल दो देर आर अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन एम्बिग्विटी इन सम्स एज वी विल सी, ठीक है, द कॉमन सोर्स ऑफ एम्बिग्विटी
द कॉमन सोर्स ऑफ एम्बिग्विटी इज द एब्यूज ऑफ फॉर्मूला। द कॉमन सोर्स ऑफ एम्बिग्विटी मतलब एक एम्बिग्विटी तो ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला को एब्यूज करा है। कौन सा फॉर्मूला? जो है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो को इज इक्वल टू 1/RE, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 1/RE, तो ये फॉर्मूला है जो हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 1/RE, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द RE फॉर सॉल्विंग द सम एंड देयर इज नो वे टू फाइंड आउट द RE। हाँ, तो हाउएवर फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि वेन एवर वी रिक्वायर RE, जब भी हमें RE की जरूरत पड़ेगी फॉर सॉल्विंग द सम, और कैपिटलाइजेशन रेट दे के ही नहीं रखा है ना, आपको कैपिटलाइजेशन रेट दे के नहीं रखा है, तो ऐसे केस में आपको जो है RE इज इक्वल टू 1/KE, तो 1/PE रेशियो, तो PE रेशियो 1/RE था, वैसे RE इज इक्वल टू 1/PE रेशियो, तो आपको वैसे निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी हटा देना चाहिए। ये कुछ एम्बिग्विटी है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और इस तरीके से ये जो है फिर हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम समझेंगे, वो सिचुएशंस देखेंगे जब हमें जो है RE हमको वेर एवर वी रिक्वायर टू सॉल्व RE और देयर इज नो वे, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कैसे निकाले RE, ठीक है। तो उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ बेटर तरीके से कि नो वे टू फाइंड आउट RE। जैसे केस में वी यूज दी फॉर्मूला RE इज इक्वल टू 1/P। तो ये हमारा वॉल्टर मॉडल के कॉन्सेप्ट तो और होते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं था, ऐसा फॉर्मूला था। अब एक बार गॉर्डन मॉडल देख लेते हैं, ठीक है। गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है? द असम्पशन एंड कंक्लूजन ऑफ गॉर्डन मॉडल तो सेम है वॉल्टर मॉडल के, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। और एजम्पशंस जो है वॉल्टर मॉडल के, मैं आपको वापस क्विक लुक करा देता हूँ। एजम्पशंस जो है वॉल्टर मॉडल के वो ऐसे है कि रिटेन अर्निंग की सोर्स ऑफ फाइनेंस है, रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट जो है उसको R बोला जाता है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RE जो है कांस्टेंट है, हियर RE इज ऑल्सो कॉल्ड KE और KC। तो रिटेन अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको देखते हुए अब हम करते हैं गॉर्डन्स मॉडल, राइट। तो गॉर्डन्स मॉडल क्या है? द असम्पशन एंड कंक्लूजन ऑफ गॉर्डन मॉडल, द असम्पशन एंड वन सेक द assumption and conclusion of Gordon model are same as then of Walter। द प्राइसिंग इक्वेशन ये है कि P0 इज इक्वल टू D1/RE माइनस G। तो ये तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है कि D1/RE माइनस G, आगे के डिविडेंड्स को डिस्काउंट कर देना, ठीक है। अब D1 को अगर ब्रेक डाउन करें तो P0 इज इक्वल टू E1, ठीक है, अर्निंग में से 1 माइनस B, और B हमारा है रिटेंशन रेशियो। तो अर्निंग में से अगर हमने रिटेंशन रेशियो माइनस करा तो वो तो डिविडेंड ही बचा ना, और डिविडेंड डिवाइड बाय RE माइनस G को बोला जाता है रिटेंशन रेशियो इंटू R। ये R वो ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो वही बात आ जाती है ना कि आपने जितना रिटेन करके रखा है उस पर ही आप रिटर्न कमाओगे। तो रिटेंशन रेशियो इंटू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपकी होती है ग्रोथ, और RE तो RE है। तो ये P0 इज इक्वल टू E1 ब्रैकेट में 1 माइनस B और डिवाइड बाय RD माइनस BR, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर फार्मूला गॉर्डन मॉडल का, एंड इस गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूले पे अब हमको क्वेश्चंस करना है। अब मोदी गिलानी मिलर मॉडल है, ये हम बाद में करेंगे, पहले वॉल्टर और गॉर्डन पे एम्पल सम है, पहले वो एम्पल सम हम एक बार देख लेते हैं, राइट। अब इधर आए हैं पीएम पे। पीएम में कुछ न्यू क्वेश्चंस है, वो न्यू क्वेश्चंस जो पीएम में कवर नहीं है, और ये नए क्वेश्चंस हमको देखना है, ये इसको अपन अलग से लुकआउट कर लेंगे। पर डिविडेंड डिसीजन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको अगर अवॉइड करें तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ठीक है, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, निपटाते इसको। ओके, तो साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6 पर शेयर। देखो नोट करना कि ये जो सारे क्वेश्चन है, अभी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को तो अपन करेंगे ही करेंगे। जिसको ये क्वेश्चन नहीं करना हो तो बेटर है कि वो आगे स्किप कर सकता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मेन पार्ट पर जाके देख सकता है, ठीक है। तो एक सेफर साइड के लिए सारे क्वेश्चन एक बार मुझे लग रहा है कि कर लेने चाहिए, तो इसी बहाने फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक्स। तो
अब साहू एंड कंपनी क्या कर रहे हैं, ये अर्न कर रहे हैं 6 रुपीज़ पर शेयर, और जिनका कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। तो क्या अर्न कर रहे हैं 6 रुपीज़ पर शेयर, इनका EPS हो गया। ठीक है, फैक्ट्स का आप लिख लो, EPS 6 रुपीज़ हो गया। और कैपिटलाइजेशन रेट है इनका, कैपिटलाइजेशन रेट बोला है मतलब इन्होंने बोला KC, या आप बोल सकते हैं RE, क्योंकि अभी अपन RE की बात करेंगे, वो 10% है। एंड हैज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जिसको मैं IRR बाद में बार बार बोलते जाऊँगा, IRR जो है ROE बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं, जो भी है ये 20% है। एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, तो वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 30% डिविडेंड पे आउट रेशो, वो बोल के रखे तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशो अगर 30% है तो तुम्हारे शेयर की प्राइस क्या होगी। सबसे पहले ये निकालते हैं, उसके आगे का अपन बाद में पढ़ते हैं। तो व्हाट शुड बी द प्राइस, अगर 30% डिविडेंड पे आउट रेशो है तो सिंपल सी बात है भाई, वॉल्टर का तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, अभी द वैल्यू ऑफ, ये तो मार्केट शेयर जैसे रखा है, अभी अपन इसको P बोलते हैं, इधर इन्होंने VC बोल के रखा है। तो P इक्वल टू जैसे डिविडेंड प्लस RA डिवाइड बाय RC, इधर वही बात है कि RA की जगह इन्होंने मतलब कि इन्होंने RA डिवाइड बाय RC है, अपने को R डिवाइड बाय RE लेना है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो तो मैं इधर बार बार लिख देता हूँ कि ये मैंने लिख दिया है, तो आपको ये फर्दर हेल्प करेगा कि जो RA है वो IRR ROE होता है, और RC है जो कैपिटलाइजेशन रेट होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर, और अब इधर मल्टीप्लायर, इधर वॉल्टर मॉडल पूछ लिया, गॉर्डन मॉडल नहीं पूछा, और मल्टीप्लायर की बात हमारी ट्रेडिशनल पोजीशन में आती है। तो इधर वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड R डिवाइड बाय RE, राइट। डिविडेंड देके रखा है, अर्निंग तो देके रखी 6, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 30% है, तो 1.8 आपका डिविडेंड आ गया है, और जो है अर्निंग आपकी 6 है, और 1.8 आपका डिविडेंड है। RA आपका कितना देके रखा है, वो देके रखा है आपका 20%, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके रखा है, राइट। और RC कैपिटलाइजेशन रेट है, ये 10% देके रखा है। सारे के सारा फिगर्स देके रखा है। और देखो भूल मत जाना कि ये होल डिवाइड बाय RC भी करना पड़ता है, मीन्स आपको होल डिवाइड बाय जो है 10% भी करना पड़ेगा। ये जो आपका कैपिटलाइजेशन रेट है ना, ये 2 बार यूज़ होता है। ठीक है, एक तो RA डिवाइड बाय RC वो फैक्टर निकालने के लिए, और बाकायदा उसके बाद होल डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट करना पड़ता है। तो सारा डेटा दिया हुआ था, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं कैलकुलेट। 6 ठीक है, तो डिविडेंड है हमारा 6 का 30%। ठीक है, 1.8 हमारा दे के रखा था, और 6 माइनस 1.8 था, तो 6 माइनस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 0.20 डिवाइड बाय 0.10 प्लस 1.8 होल डिवाइड बाय 0.10। तो इस तरीके से हमारी जो प्राइस आ रही है 102 आ रही है, ये हमारी प्राइस आ गई। भूल मत जाना, क्वेश्चन में और पूछता है इज इन ऑप्टिमम पे आउट रेशो, कैसे हो सकता है ऑप्टिमम पे आउट रेशो। हमको समझना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन रेट 10% है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, मतलब मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, जब शेयर की प्राइस ज़्यादा हो। जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्यों किसी को डिविडेंड दूंगा, मेरे 0 डिविडेंड पे शेयर वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशो 0 रहेगा। So this is not optimum payout ratio because RA is greater than RC. Therefore, VC can further go up if payout ratio is reduced. कोई payout ratio अगर आप reduce करोगे, 0 करोगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन। 1 सेकेंड ब्रो। ठीक है, हो गया। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था। यू आर रिक्वेस्टेड, हाँ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो। हमको क्या फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। सो एज टू हैव द शेयर प्राइस एट 56। लो, शेयर प्राइस दे के रखिए आपको 56, और बाय यूजिंग वॉल्टर मॉडल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखिए। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला वापस आप लिख दो कि P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, और R बाय RE डिवाइड बाय RE। या अपन बोल सकते हैं डिविडेंड प्लस VC इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड RA डिवाइड बाय RC होल डिवाइड बाय RC। अब हमको निकालना क्या है, हमको P तो दे के रखा है, राइट, 56 दे के रखा है, डिविडेंड निकालना है और अर्निंग निकालना है। R और RE ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। तो
लो ये आर ई मतलब तो के ई है, आर ई मतलब तो के ई है, ये मिल गया हमको आर ई, राइट। और आर तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये दोनों चीज़ें मिल गई है। हमको अर्निंग और डिविडेंड निकालना है। अब ये अर्निंग और डिविडेंड पर शेयर निकलना चाहिए, पर नंबर ऑफ शेयर्स दे के रखे क्या, लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दे के रखे, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा 50 लाख है, 50 लाख है, और उसमें से 8 लाख तो उसमें 8 लाख तो डिविडेंड जा रहा है, राइट। तो 50 लाख में से डिविडेंड 8 लाख जा रहा है, तो देखा जाए तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 42। तो ये जो है 42 डिवाइड बाय हम 5 लाख करेंगे तो आ गया ये 8.40, 42 डिवाइड बाय 5 किया तो 8.40 लैक्स आ गया। अभी जो 8.42 लैक्स डिवाइड बाय 5 तो 8.40 रुपीज़ आया पर शेयर, ये अर्निंग है, राइट। तो हमको अर्निंग मिल गई है, ठीक है। तो हमको अमाउंट मिल गया है, डिविडेंड हमको निकालना है, अर्निंग मिल गई है, बस डी बचा हुआ है, बाकी सब तो हमको मिल चुका है, ठीक है। सॉल्व फॉर डी, अब हम इसको डी के लिए सॉल्व करते हैं, राइट। डी के लिए सॉल्व करते हैं और करते हैं क्वेश्चन कि क्या आता है इसका आंसर। ओके, सो क्या बोला है, लेट द डिविडेंड पे आउट रेशियो बी एक्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिविडेंड को डी नहीं मानते हुए, डिविडेंड को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अर्निंग इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो भी तो डिविडेंड है। तो उन्होंने डिविडेंड को नहीं ना तो डी इन्होंने लिखते हुए इन्होंने अर्निंग इनटू एक्स ले लिया। तो अगर आप देखें तो जो हमारा फॉर्मूला है, प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है, प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड आर बाय आर ई, ठीक है, और होल डिवाइड बाय आर ई, ये पूरा फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, ठीक है। डिविडेंड को 8.4x कर दिया इन्होंने, ठीक है, डी नहीं लिखा इन्होंने, डिविडेंड को 8.4x कर दिया। अर्निंग्स आपको दे के रखी है 8.4, रिटेन अर्निंग आपको जो है वो 0.15 दे के रखा है, 0.12 आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और प्राइस आपकी 56 है। तो अब आपको सॉल्व कर लेना चाहिए एक्स के लिए, ठीक है। पूरी इक्वेशन ऐसी बनेगी, फिर 56 रुपीज़ है, डिविडेंड जो अब हो गया है 8.40x डिवाइड बाय के ई जो है 0.12 प्लस अर्निंग है हमारा 8.40 माइनस डिविडेंड 8.40x, मल्टीप्लाई करेंगे उनको आर बाय आर ई से, आर है 0.15 डिवाइड बाय आर ई 0.12, अब ये होल डिवाइड बाय आर ई होता है, ठीक है। तो अब जब होल डिवाइड बाय आर ई होता है तो इससे भी डिवाइड होगा एंड देन इससे भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो आप कीजिए सॉल्व, समझ में आ जाएगा, और इधर इस तरीके से हमारा x आ जाएगा 1.80। अब क्या समझ में आ रहा है इससे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 1.80 आ रहा है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0 एज पे आउट इज मोर देन 100%। पे आउट 100% से ज़्यादा कैसे हो सकता है, अर्निंग जितनी है अर्निंग से ज़्यादा पे आउट कैसे हो सकता है। इसलिए जो है EPS सीम्स टू बी इलॉजिकल, ये अर्निंग पर शेयर सीम्स टू बी इलॉजिकल, क्योंकि पे आउट जो है मोर देन 0 आ रहा है, राइट। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्डीलॉक लिमिटेड वॉज स्टार्टेड अ ईयर बैक विद इक्विटी कैपिटल 40 लाख। इक्विटी कैपिटल थी इसकी 40 लाख, और अदर डिटेल्स आ रहे थे अंडर, अर्निंग से 4 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो याद आ जाना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5, डिविडेंड पेड 4.2 और नंबर ऑफ शेयर्स देख रखे, चलो बच गए। हमको करंट मार्केट प्राइस निकालनी है यूजिंग द वॉल्टर मॉडल। तो सबसे पहले वॉल्टर मॉडल लिख देते हैं अपन, प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, ठीक है, आर बाय आर ई होल डिवाइड बाय आर ई, ठीक है। हमको डिविडेंड निकालना है, बट डिविडेंड तो 3,20,000 पे कर रहे हैं, पर नंबर ऑफ शेयर भी तो 40,000 है, तो डिविडेंड तो हमारा निकल जाएगा 8। देखते हैं डिविडेंड 8 है, राइट, डिविडेंड 8 है। अर्निंग भी हमको पता है, अर्निंग 4 लाख दे के रखी, नंबर ऑफ शेयर 40,000 है, तो अर्निंग भी हो जाएगा 10, ठीक है, ये भी हमको पता है। और अब अर्निंग भी पता है, डिविडेंड पता है, आर पता करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, अब अर्निंग्स देके रखी 4 लाख, इक्विटी कैपिटल देके रखा है 40 लाख, ठीक है, तो ये तो 10% है, साफ साफ दिख रहा है। इक्विटी कैपिटल 40 लाख आप लगा रहे हो, उस 40 लाख इक्विटी कैपिटल में अगर आप अर्निंग जनरेट कर रहे हो 4 लाख की, तो ये 10% आपका आर हो गया, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया।
अब आर की बात करें, कैपिटलाइजेशन रेट की बात करें, तो हमने पढ़ा था एम्बिग्विटी क्रिएट होती है जब जो है अवेलेबल नहीं हो इसमें, फिर 1 डिवाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो 1 डिवाइड बाय 12.5 तो 8%, ये 8% हमारा हो जाता है फिर के। और फिर सही सारा का सारा डेटा सिंस हमारे पास अवेलेबल है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पी हमको करना है, पी के लिए हमारा पास 8 का डिविडेंड है, 10 माइनस 8 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 से, आर है हमारा 0.10 डिवाइड बाय हमारा जो रिटेन अर्निंग है ये 0.08 है, फिर होल डिवाइड बाय 0.08 करेंगे सॉल्व तो 2 इंटू, सो आगे हो गया 131.25%। सबसे सॉल्व करते बन गया होगा क्योंकि हमको सारे फिगर्स तो मिल चुके थे, ठीक है। अब सेकेंड, वेदर द कंपनी डीपी रेशियो इज ऑप्टिमल, तो ब्रो सुनो, कंपनी डीपी रेशियो ऑप्टिमल है वो तो हम वैसे ही पता कर सकते हैं। कैसे? अब तुम्हारा आर ही 10% है और आर ही जो है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी क्यों डिविडेंड बांटेगा? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, मतलब कि जो पूरा का पूरा 10 है वो डिविडेंड में नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ अर्निंग ही रहनी चाहिए, डिविडेंड 0। जैसे केस में 10 माइनस 0 हो जाएगा, राइट, 10 माइनस 0 हो जाएगा। और इस तरीके से जो है हमारा, इस तरीके से हमारा जो है वो एक मैक्सिमम प्राइस निकल जाएगी, ठीक। सो ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन करा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। वॉल्टर मॉडल का है ये क्वेश्चन वापस से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वॉल्टर मॉडल का है, ये जैसे इससे पहले क्वेश्चन भी वॉल्टर मॉडल के थे, बट मैंने ये क्वेश्चन चूज करके रखा था करने के लिए। तो अर्निंग देके रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ठीक है। एंड सबसे पहले तो अभी अपन बात कर लेते हैं वॉल्टर मॉडल है ना, तो वॉल्टर मॉडल का वापस फॉर्मूले की बात करते हैं, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर ई और होल डिवाइड बाय आर ई। ओके, अर्निंग देके रखी 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, अर्निंग कैपिटलाइजेशन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखा है या आर ई और आर दे के रखा है। तो आर ई दे के रखा है, टिक मार्क कर लो, आर दे के रखा है, अर्निंग और डिविडेंड निकालना है। अब अर्निंग और डिविडेंड कैसे निकालूँ? ये अर्निंग तो अमाउंट में दे के रखा है, पर नंबर ऑफ शेयर भी तो दे के रखे हैं, तो ठीक है 5 रुपये की अर्निंग आ गई। अब डिविडेंड है तो 5 का 60% आ गया, तो 3 रुपये का डिविडेंड है, ठीक है, डायरेक्ट है क्वेश्चन, अब तो सिर्फ निकालने का ही है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर। तो व्हाट इज द ऑप्टिमम, अब ये ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? तो सिंपल सी बात है, हमको समझना पड़ जाएगा कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12% है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी 15% की है, डिविडेंड नहीं बांटना, डिविडेंड 0 एंड अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्या है? तो ऐसे केस में डिविडेंड नहीं बांटना है, तो जो भी है अर्निंग 5 माइनस 0 हो जाएगा। देखो 5 माइनस 0 है, सारा डेटा दे के रखा है, क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इतना खास नहीं था, बढ़ते अपन आगे काले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इतना खास नहीं था, एक करने के लिए आपको करना हो तो कर लो, ठीक है, एग्जाम टाइम पे अगर आपको एक क्वेश्चन करना, तो बाकी आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन इतना काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, एक्सेप्ट वो इलॉजिकल वाला, अगर आप उसमें कन्फ्यूज हुए हो तो। फिर आती बात कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू यू, टोटल अर्निंग है 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000, डिविडेंड पे करा है 1.5 लाख, प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5। ओ माय गॉड, क्या करना है? वेदर द कंपनी ascertain whether the company in the following an optimum dividend policy, whether the company is the following optimum dividend policy। चेक कर लो भैया, डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 1.5 लाख का डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्या ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है? देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमको पी रेशियो निकालना है एट विच डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट ही नहीं हो वैल्यू ऑफ शेयर पे। तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं हो वैल्यू ऑफ शेयर पे, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं आर इज इक्वल टू आर ई, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर ई हुआ तब जाके डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आर ई, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको निकालो आर ई आपका क्या है, व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5।
सबसे पहले क्या कंपनी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है, तो देखो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इसके लिए मेरे को आर का जानना जरूरी है और आर ई का जानना जरूरी है। आर ई तो मेरे को दिख गया 8%, क्योंकि 12.5 से डिवाइड हो गया 1/12.5, तो मुझे ये 8% तो दिख गया। आर कितना है, आर कितना है, तो ठीक है देख लेते हैं। 20,000 है और 100 के इक्विटी शेयर है। अर्निंग डिवाइड बाय पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ करो तो भी आ जाता है आर। ये तो अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये 10% मेरे को दिख रहा है। अभी तक तो मेरे को आर ज़्यादा दिख रहा है, तो आर ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसे केस में डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए। तो डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, तो डिविडेंड पेड होना भी नहीं चाहिए। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी तो नहीं है, क्योंकि डिविडेंड बांट दिया गया है। अब सिर्फ सीधा डिविडेंड बांट दिया गया, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी नहीं है। डिविडेंड शुड बी 0। समझते हैं क्या है इसमें, क्या बोलना चाह रहे हैं ये। तो एसर्टेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि डिविडेंड शुड बी 0। ये तो हमने ऐसा समझ लिया। अब कैलकुलेटिव फॉर्म में इन्होंने ऐसा किया है कि इनको सबसे पहले ये बताने के लिए, ये न्यूमेरिक फॉर्म में बताने के लिए इन्होंने पहले बोला कि चलो ठीक है, जो डेटा दे के रखा ना वैसे प्राइस निकाल लेते हैं, पहले उससे प्राइस निकालते हैं। तो ठीक है, अर्निंग्स आपको है 10 रुपये की, राइट। कैसे 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, राइट। 7.5 का आपका वो है डिविडेंड है, मल्टीप्लाई बाय आर 0.10, आर ई 0.08 होल डिवाइड बाय 0.08, और डिविडेंड तो हमको ऐड करना ही है 7.5 का, राइट। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, राइट, तो 7.5 10 माइनस 7.5 ठीक है, रुको मैं पॉज कर देता हूँ, आप कैलकुलेट करो, मैं भी कर। चलो, तो ये 132.81 तो आ रहा है, ये हमारा हो गया हमारा वे प्राइस। अब बताने के लिए कि ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है कि नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि एक बार डिविडेंड करते हैं 0। द फर्म हैज़ डिविडेंड पे आउट पॉलिसी पे आउट ऑफ 75%, सबको पता है, आउट ऑफ टोटल अर्निंग। सिंस द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म 10%, ये जो है KE से ज़्यादा है, तो therefore by distributing 75% of earning, firm is not allowing the optimal dividend policy. Optimal dividend policy would be pay to 0 dividend. अब 0 डिविडेंड है, तो उस केस में इन्होंने 10 माइनस 0 ही करा होगा, ठीक है। 10 माइनस 0 करा, कैलकुलेट किया तो 156.25 आया। थ्योरेटिकली द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैन बी इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग अ 0 पे आउट, ठीक है, हो गया ये। फाइंड आउट व्हाट शुड बी द P रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं हो, तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं हो तभी होगा जब R इक्वल टू RE, और RE इधर तो 12 इधर तो 8% है, तो RE 8% है, तो 10% इज इक्वल टू 1/P रेशियो करना चाहिए। तो P रेशियो हमारा 10% हो गया, P रेशियो होना चाहिए 10%, 10 होना चाहिए P रेशियो, 10 होना चाहिए। दो द P रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, ये टाइम्स में होता है P रेशियो, तो P रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर इज सच दैट KE वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न। तो जो हमारा KE है वो 8 से इक्वल होना चाहिए। KE तो 10% है, ठीक है। KE वुड बी 10%, तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि जो तो अभी KE आ रहा है ना 8%, ये 10% होना चाहिए, ठीक है। और 10% कैसे होगा 1/10, अभी आपने 1/12.5 किया तो 8% आया, तो 1/10 करोगे तो आ जाएगा आपका 10%, ये 10% हो गया आपका, जो है ये 10% आपका हो गया, 10 आपका हो गया P रेशियो, ठीक है। तो P रेशियो एट 10, therefore at the P ratio 10 dividend policy will have no effect on the value of share. डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। विल योर डिसीजन चेंज इफ द P रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, अगर P रेशियो 8 हुआ इंस्टेड ऑफ 12.5, तो ठीक है P रेशियो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा क्या, तो काय का डिसीजन डिविडेंड बांटने का। P रेशियो 8 है इंस्टेड ऑफ 12.5, तो ऐसे केस हमको समझना पड़ेगा 1/8 हो गया 12.5, इधर KE हो जाएगा हमारा 12.5। अब KE 12.5 है तो हमारा इंटरनल रेट तो 10% है। अब जब हमारा इसमें KE 12.5 हो गया, इंटरनल रेट ही हमारा जो है 10% है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो तो 100% हो गया, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा,
क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और फर्म के पास कोई पॉजिटिव एनपीवी के ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म वुड बी 100% डिविडेंड। दिखाते हुए उन्होंने तो एक तो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट किया जबकि 12.5% है, और एक उन्होंने फिर जो है जब के 12.5% है तो ऑप्टिमल क्या होगा कि सबका सब डिविडेंड बांटो, तो इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया तो अमाउंट आया 80। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वॉल्टर मॉडल का ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है ओवर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें मार्केट, ये अच्छा क्वेश्चन था इसके पहले वाला, हाँ सब चीज़ें इसमें कवर थी। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर द वॉल्टर मॉडल। ठीक है भैया, वॉल्टर मॉडल से क्या है, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला वापस मैं आपको बता देता हूँ, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड आर डिवाइड बाय आर ई होल डिवाइड बाय आर ई। ठीक है, डिविडेंड तो अर्निंग है 10 लाख की, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है तो 5 की तो अर्निंग दिख रही है, 3 का डिविडेंड है, आर ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो 12% है, तो 15% दे के रखा है हमारा आर मार्केट वैल्यू पर शेयर, और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो तो यही हो गया कि सिंस हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो डिविडेंड 0 मतलब 5 माइनस 0 जाएगा, 5 माइनस 0 वो निकल जाएगा कैलकुलेशन से पूरा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन वापस वॉल्टर मॉडल का। सुभाष एंड कंपनी वो अर्न करता है 8 पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट है मतलब की बात कर दी आर ई की 10% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20% है, राइट। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो से डिविडेंड निकल जाएगा, सारा डेटा दे के रखा है तो अपन ने पहले निकाल दिया, बाकी फिर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो एज पर द वॉल्टर मॉडल। तो हमको समझना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बेटर है, डिविडेंड क्यों पे आउट करे, तो 8 माइनस 0 होना चाहिए था कुछ। अच्छा ओके, इन्होंने बताया ही नहीं, 8 माइनस 0 करके बताया नहीं, बस ये बताया दिस इज नॉट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, बोल दिया कि ये कोई ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं है क्योंकि आर ए ग्रेटर देन आर सी है, तो वी सी जो है फर्दर कैन फर्दर ग्रुप इफ पे आउट रेशियो इज रिड्यूस, अगर पे आउट रेशियो को रिड्यूस करा तो ओके। तो अब आती बात अर्निंग पर शेयर की, राइट, अर्निंग पर शेयर सॉरी वॉल्टर मॉडल की बात आती है। ठीक है, वापस सेम क्वेश्चन है। तो अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी 10 है और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो अवेलेबल है 10% है, तो अर्निंग पर शेयर 10 है, दिख के रखा है, कैपिटलाइजेशन रेट हमारा जो है आर ई वो है हमारा 10%, ये भी है क्लियर कट। तो पहले सबसे पहले वॉल्टर मॉडल के हिसाब से चले तो डिविडेंड प्लस डिविडेंड माइनस डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर ई होल डिवाइड बाय आर ई। अर्निंग पर शेयर हमारा देके रखा है 10, ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट हमारा देके रखा है, 3 ऑप्शन है ऑफ पेइंग डिविडेंड 50%, 75% एंड 100%। 50% क्या होगा, 75% क्या होगा और 100% क्या होगा, तो 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो 3 तरीके से आपके डिविडेंड निकलेंगे। जब आपका 50% पे आउट रेशियो है, 75% पे आउट रेशियो है और 100% पे आउट रेशियो है, तो इस तरीके से आपके जो है 3 आंसर्स निकल सकते हैं। और कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ़ इट कैन अर्न रिटर्न ऑफ 15%, 10% और सी ओके 5%। तो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन तो दे के रखा है, इन्होंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी 3 वेरिएशन दे दिए, मतलब एक के अब 3 आंसर है। मतलब कि पहले मैं क्या करूँगा, 10 का ईपीएस है, कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखा है, तो कैपिटलाइजेशन रेट है, पहले मैं देखूंगा कि यार ईपीएस में डिविडेंड कितना बट रहा है, 50% डिविडेंड बट रहा है, चलो 50% डिविडेंड बट रहा है, तो ठीक है, आपके पास अर्निंग है 10, आपके पास 50% मतलब 5 का आपका डिविडेंड पर शेयर है, आर ई दे के रखा है पर आर 3 हो गए, तो 50% को इन तीनों पे, 75% को इन तीनों पे, मतलब ऐसे करते हुए 9 आंसर आएंगे। ठीक है,
जैसे करके 9 आंसर्स आएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये इसका बेटर स्ट्रक्चर जो इन्होंने बना के रखा है। तो इधर इन्होंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया। अब इधर आपको जो ये रो में देख रखा है इसको कॉलम में कर दो, कॉलम में जो देख रखा है इसको रो में कर दो, कोई मैटर नहीं करता। बट हाँ, इसको इंटरप्रेट ऐसे करने का है कि जब R 15% है तो 50% DP रेशो पे, 75% DP रेशो पे, 100% DP रेशो पे, फिर R हमारा 10% हुआ, ठीक है। तो इसको भी 50%, 75% और ये, और फिर R जो हमारा 5%, इसको भी ऐसे कैलकुलेट किया है। इजी कैलकुलेशन था, मैकेनिकल प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, तो ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। अब हम क्वेश्चन 16 पे पढ़ते हैं। द केई हैज़ एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 20%। केई के पास जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। डिविडेंड डिक्लेयर करके रखा है 18% ऑन इट्स इक्विटी शेयर फेस वैल्यू R। तो डिविडेंड तो वही है 10 का डिविडेंड, 10 इंटू 1.8, 18% ऑन इक्विटी शेयर, तो ये 1.8 का डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो इधर अगर क्वेश्चन की बात करें तो वॉल्टर मॉडल ही अपने से पूछ रहा है। पहले मैं वॉल्टर मॉडल की बात करूँ तो डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, R डिवाइड बाय RE और होल डिवाइड बाय RE। सो सबसे पहले डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड है 18%, राइट। 18% डिविडेंड है, फेस वैल्यू है, अब देखो परसेंट देख रखा है, यील्ड नहीं देख रखा है, तो फेस वैल्यू पे 1.8 मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब 1.8 है, 1.8 है, और पे आउट रेशियो अगर 36% है तो कायदे से 5 रुपये जो है अर्निंग है, तो मेरी अर्निंग आ गई, डिविडेंड आ गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देख रखा है, R आ गया। RE कैसे निकाले, RE कैसे निकाले, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 7.25 है, तो 1 डिवाइड बाई 7.25 है, देख लेते 13.79%। देखते हैं कि यही सब चीज़ें हैं क्या। ओ माय गॉड, अब इन्होंने क्या किया, 5 तो आ गया, जो कैसे निकला था कि 5 अर्निंग, ठीक है ना। तो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया इसको डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, मैं इसको वापस से लिख दूंगा, तो इससे अपनी अर्निंग पता चल जाएगी। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि प्राइस अर्निंग रेशियो दे के रखा है, तो 1 डिवाइड बाई पी रेशियो नहीं करते हुए इन्होंने 1 डिवाइड बाई पी रेशियो से भी के ही निकाल सकता था, हम अपनी प्राइस निकाल सकते थे। इन्होंने क्या किया, कि पी रेशियो उन्होंने 1 डिवाइड बाई के ही करके हम के ही निकालते, जो हम बोलते हैं हम आर ही निकालते और हम फिर प्राइस निकालते, ऐसा करते हम क्वेश्चन करते हैं। अब एक बार अपन ने आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 18% है, फेस वैल्यू 10 है, पे आउट रेशियो 36 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 7.25 है, और मेरे को अब क्या लगा कि मुझे लगा कि अब तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। बट अगर हम पूरा क्लियर करें तो हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर सिंपल सी बात है, प्राइस अर्निंग रेशियो यूज़ कर लिया मैंने 1 डिवाइड बाई 7.25, तो क्वेश्चन का इंटेंट ही खत्म हो जाएगा, फिर इतनी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही क्या है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड हैंस डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर। और जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो फिर एंड हैंस डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर, और बाकायदा आपको फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा इन केस पे आउट रेशियो इज वेरी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि पूरे फॉर्मूले में हमको के ही निकालने का है, मतलब हमारे पास 5 रुपये की अर्निंग है, 1.8 का डिविडेंड है, R दे के रखा है 20%, RE निकालना है। अब आती है प्राइस की बात, आती है ना, तो 18 डिवाइड बाय जो हमारा 1.8 डिविडेंड आया था डिवाइड बाय 36% जो आता है 5 को अगर पी रेशियो से मल्टीप्लाई करें 7.25, तो अगर हम देखें 5 को अगर 7.25 से मल्टीप्लाई करें, अर्निंग प्राइस तो क्या है अर्निंग का टाइम्स, तो 7.25 से मल्टीप्लाई करें तो प्राइस ऑफ शेयर आ गया 36.25, और प्राइस ऑफ शेयर आ गया 36.25, तो हमारे पास प्राइस है, ठीक है। डिविडेंड देके रखा है 1.8, और देके रखा है हमारे पास, आर ही हमको निकालना है,
और अर्निंग देकर रखा है 5 माइनस 1.8। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो हमको के के लिए सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन चलता रहेगा, अच्छा क्वेश्चन चलता रहेगा, फिर आप इधर अटक जाओगे, ये सिचुएशन आएगी। आप सॉल्व करेंगे तब आपको दिखेगा तो ये सिचुएशन आएगी। अब ये जो सिचुएशन है ये मैथमेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये मैथमेटिकल, तो ये जो सिचुएशन है ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। एंड जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कैसे हुआ? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप 1.8 को और 0.64 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में आप ले जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आप ले जाएंगे, तो 36.25 के स्क्वायर माइनस 1.80 के माइनस 0.64, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इधर जो आपका बी है वो है माइनस 1.8 और सी जो है वो माइनस 0.64 हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसका फॉर्मूला है, अगर x निकालना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर आपका x है के ई, तो ऐसे केस में आपको के ई निकालना है, तो उसको ऐसा बोलते हैं बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर, ए है हमारा 36.25 ए एक्स स्क्वायर, बी हम इसको जब LHS में ले जाएंगे तो बी हमारा माइनस 1.8 हो जाएगा, एंड जो सी है माइनस 0.64 हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी माइनस 0.8, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो ठीक है, ये सिचुएशन आई, इसको मैं पहले इक्वेशन के फॉर्मेट में पुट करूँगा। इक्वेशन में ऐसे पुट कर सकते हैं 36.25 के ई स्क्वायर माइनस 1.8 के ई माइनस 0.64 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सिचुएशन बन गई इज इक्वल टू 0। तो ए हमारा 36.25 है, बी हमारा माइनस 1.8 है और सी हमारा माइनस 0.64 है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? के ई निकालने के लिए माइनस बी। सो हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आई रही पूरी सिचुएशन बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a। अब ये जो प्लस माइनस है इसमें डरने का नहीं अपने को, हाँ, ये प्लस माइनस में डरने का नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं ये प्लस माइनस में? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आंसर आएगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा। आपको नेगेटिव आंसर को इग्नोर करना है, पॉजिटिव आंसर को लेना है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे ये प्रेफर्ड है और लोग भी इसको ही प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमने उसमें भी पढ़ के रखे हैं, मैथ्स में भी पढ़ के रखा है, और ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। सो ये तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, के ई निकाल लिया। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड हैंस डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर इन केस पे आउट रेशियो इज वेरीड एज पर द सेड मॉडल। तो हैंस डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द शेयर इन केस पे आउट रेशियो इज वेरीड एज पर द सेड मॉडल। अगर पे आउट रेशियो वेरीड करता है और हमको क्या निकालना है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर। तो मुझे लग रहा है कि इसमें लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, मतलब एक हाईएस्ट लेवल की बात करें, एक लो लेवल की बात करें, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू में एक हाई लेवल की बात कर रहे हैं, एक लो लेवल की बात कर रहे हैं। तो जो है आपका 16% है, बाकायदा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका 20% है। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है? ऑप्टिमम क्या होगा? डिविडेंड मत बांटो, तो डिविडेंड अगर आपका 0 रहेगा तो आपकी वैल्यू आएगी ज़्यादा, ठीक है। और डिविडेंड अगर आपने 100% बांटा है तब आपकी वैल्यू आएगी कम। तो सबसे कम एंड सबसे ज़्यादा, तो लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि रेंज। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू निकालना मतलब कि रेंज वैल्यू निकालना, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालना मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना।
और हमने पढ़ लिया है कि हमारा निकला है 16%। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो माइनस वाला इग्नोर करेंगे। एंड जो है फिर 16% है, 20% दे के रखा है इंटरनल रेट, तो हमको डिविडेंड नहीं बांटना है। और कभी हमने डिविडेंड चलो 100% बांटा तो सबसे कम वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऐसा नहीं है, लिमिट वैल्यू मतलब जो लिमिट कर रहा है, मतलब इसके ना तो नीचे जाएगा और ना तो उसके ऊपर जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू। चलो आज की बात क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ जे लिमिटेड। और हमको अब मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमको जो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है वो गॉर्डन्स मॉडल के अकॉर्डिंग करना है। हाँ, तो गॉर्डन्स मॉडल का जो है क्वेश्चन है, तो गॉर्डन मॉडल में अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है कि d1 अपॉन आर ई माइनस जी पढ़ा था। और d1 का हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि d1 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ई1 ब्रैकेट में 1 माइनस बी, और आर ई माइनस जी को हम बी आर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इधर इंपॉर्टेंट क्या ब्रो, इधर बात यह है कि इधर हमको d1 निकालना है और e1 निकालना है, ठीक है। b निकालना है, g निकालना है, डिफरेंट चीज़ें निकालने की, ठीक है सर। डिविडेंड और ईपीएस तो सबको पता है, पर इधर d1 और e1 निकालना है। साथ ही साथ हमको आर ई तो चलो ठीक है कैपिटलाइजेशन रेट है, पर इधर हमें बी आर निकालना है, या हमें बोल सकते हैं हमें ग्रोथ निकालना है, तो इससे हमको प्राइस मिल जाएगी, ठीक। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 करोड़ है, टैक्स रेट 40% है, रिटेंशन रेशियो ये देख रखा है आपको बी, ठीक है। तो बी आपको देख रखा है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है, कैपिटलाइजेशन रेट है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो अर्निंग देके रखा है आपको, अर्निंग देके रखा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 2.5 करोड़ देके रखा है, पर हमको अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है 2.5 करोड़ डिवाइड बाय 50 लाख, तो 2.5 इंटू 6-7 डिवाइड बाय 50 कितना है 5, देखते 5 आया कि नहीं आया। इसकी अर्निंग 5 होनी चाहिए, अर्निंग इधर 3, लेट मी सी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स रेट 40% है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है, ठीक है, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 2.5 करोड़ का 60% तो इन्होंने नहीं किया, 1.5, ओके ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना था, बिफोर टैक्स करके रखा है, इसको आफ्टर टैक्स करना था, ठीक है। तो अब एक अर्निंग का हम ये भी समझ गए हैं कि जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ठीक है, वैसे पता भी था, बट ठीक है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे भी समझ में नहीं आती, तो हमने उसको सॉल्यूशंस के थ्रू समझ लिया। तो इसलिए इसको इधर नोट डाउन करके रखा है कि टेक दिस आफ्टर टैक्स, तो हमको ये आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, ठीक। तो 1.5 है हमारा जो है नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर भी 50 लाख है, तो ऐसे करके हमारा 3 जो है अर्निंग आ जाता है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पे आउट रेशियो तो ऐसा कुछ देख नहीं रखा है, बट रिटेंशन रेशियो 40% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो तो 60% होगा, तो 3 का 60% 1.8, ये 1.8 हमारा डिविडेंड आ जाता है। तो ठीक है, अभी हमको इधर अपन को वैसे भी E1 में से 1 माइनस बी माइनस करते हैं, तो 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं E1 को, तो बी हमारा रिटेंशन रेशियो, ये चीज़ देके रखिए। RE क्वेश्चन में RE देके रखा है, हाँ, तो कैपिटलाइजेशन रेट देके रखा है 12%, और BR रिटेंशन रेशियो में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करो तो ग्रोथ, तो रिटेंशन रेशियो 40% है, और इधर अगर अपन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करें 15%, तो ग्रोथ आ जाएगी। तो ठीक है, हमारा P0 इधर से निकल सकता है, E1 ब्रैकेट में 1 माइनस बी और RE माइनस BR, तो इस तरीके से जो हमारा प्राइस निकल सकता है। कैलकुलेट करें तो 3 है इंटू 1 माइनस बी, जो रिटेंशन रेशियो उसको माइनस करें तो 0.60 आया, न्यूमरेटर में 1.8 आया, डिवाइड बाय RE हमारा कितना है, RE हमारा 12% है जो 0.12 है, और माइनस BR मीन्स 0.40 है हमारा रिटेंशन रेशियो, और जो R है वो R है हमारा 15%, तो 0.60 इंटू 15, तो 0.40 इंटू 15%, तो 0.06 आया, जो कि हमारा 6% है, ठीक। तो इस तरीके से हमको करना है कैलकुलेट। कुछ चीज़ों का ध्यान इसलिए ऐसे रखना है कि जब हम ग्रोथ निकालें, तो जब हम डेसिमल में ले रहे हैं ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट को डेसिमल में ले रहे हैं, तो 15% से मल्टीप्लाई करना है,
ग्रोथ रेट को हम डेसिमल में ले रहे हैं तो 15% से मल्टीप्लाई करना, मतलब 0.15 मत कर देना, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी ग्रोथ रेट आएगी, फिर जब आपकी ग्रोथ रेट आएगी उसको फिर आप डेसिमल में लेके जाओ, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ लिखने की है। सो ग्रोथ रेट हमारा आया कि ग्रोथ रेट में हमारा जो रिटेंशन रेशियो है वो डेसिमल में है, एंड देन जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो आर है वो परसेंटेज में, तो होल नंबर में था, तो रिटेंशन रेशियो डेसिमल में है, ROI होल नंबर में जो कि 0.40 इंटू 15 करा, तो हमारा जो ग्रोथ रेट आया हमारा 6%, एंड देन फिर हमने 0.06 करके इसका जो पी है पर्टिकुलर P0 हमने निकाला, ठीक। अब आती है बात वापस क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या डिमांड कर रहा है, गॉर्डन मॉडल समझते क्या है। मिस्टर ए इज कंटेम्पलेटिंग परचेस ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। मिस्टर ए कंटेम्पलेट कर रहा है कि परचेस करते 1000 इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, और हीज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 10%। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि एक तरीके से आर ही हो गया है, इसका है 10% बिफोर टैक्स। तो हीज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इज 10% बिफोर टैक्स बाय वे ऑफ डिविडेंड विद एन एनुअल ग्रोथ। जी दे के रखा है आपको, आर ही दे के रखा है आपको, जी दे के रखा है, ग्रोथ रेट 5%। कंपनी लास्ट डिविडेंड, अब लास्ट डिविडेंड तो है इनका 2 पर शेयर। even as he is contemplating, Mr. A suddenly find that due to a budget announcement dividend has been exempted from tax। तो बजट अनाउंसमेंट हुआ और डिविडेंड जो है टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गया। मीन्स की अभी हमने क्या बात करी कि 1000 इक्विटी शेयर परचेस करने हैं, एक्सपेक्टेशन है ऑफ रिटर्न 10% बिफोर टैक्स। तो जो हमने कहा RE है या हम बोल सकते हैं KC है वो 10% है बिफोर टैक्स। ग्रोथ रेट दे के रखी है 5%, ठीक है। लास्ट डिविडेंड D0 दे के रखा है 2, तो 2 दे के रखा है, ग्रोथ रेट दे के रखी है, तो D1 हम निकाल सकते हैं, राइट। और इवन व्हेन एज ही इज कंटेम्पलेटिंग सडनली फाइंड दैट जो है डिविडेंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो डिविडेंड हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द टैक्स इन हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट्स, but the imposition of dividend distribution tax on the company is likely to lead to a fall in dividend of 20%, 20 पैसा पर शेयर। तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो गया फ्रॉम टैक्स इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, बट द इम्पोजिशन ऑफ DDT सामने से तो एग्जेम्प्ट हो गया, बट DDT लग गया ऑन द कंपनी इज लाइकली टू लीड टू अ फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर। अब इससे क्या हुआ, फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर, फॉल इन डिविडेंड ऑफ 20 पैसा पर शेयर, और मार्जिनल टैक्स रेट है 30%। तो डिविडेंड का फॉल हो गया 20 पैसा पर शेयर से, और मार्जिनल टैक्स रेट है, जो टैक्स रेट है वो 30% है। अब टैक्स रेट इसलिए बोला क्योंकि ये बिफोर टैक्स का देख रखा है कि अब हमारा क्या, हमको क्या करना पड़ेगा, फॉल टू 20 पैसा पर शेयर ऐसे केस में। बाकी तो वही है कि जो कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी मिस्टर ए एस्टिमेट ऑफ द प्राइस पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट। बजट अनाउंसमेंट के पहले प्राइस पर शेयर और बजट अनाउंसमेंट के बाद का प्राइस पर शेयर, ठीक। अब बजट के कारण सिर्फ एक चेंज हुआ है कि DDT लग गया है, तो डिविडेंड में अंतर आ गया है, ठीक है, बाकी तो सब सेम था, ठीक। अब देखा जाए तो बजट अनाउंसमेंट में क्या होता है कि आपकी अर्निंग कितनी थी वो मैटर करती है। अर्निंग कितनी थी वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो आपकी अर्निंग है, जो पर्टिकुलर आपकी अर्निंग है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो इसमें इधर दे के नहीं रखी है, इसमें रिटेंशन रेशियो ऐसी कोई बात नहीं दे के रखी है। ग्रोथ डायरेक्ट दे के रखा है, तो रिटेंशन रेशियो की बात नहीं दे के रखी, डायरेक्ट ग्रोथ दे के रखा है। तो ऐसे केस में आपका जो फॉर्मूला है वो D1/RE - G करना पड़ जाएगा, ठीक। D1 तो निकाल सकते हैं क्योंकि D0 दे के रखा है, D1 भी निकाल दिया, ठीक है। 2 को इंटू 1.05 किया तो बाकायदा D1 आ गया हमारा, एसेंस से D1 आ गया। RE - G, RE हमारा 10% है, कैसे दिख जाएगा वो 10%, RE हमारा एक्सपेक्टेशन है 10%, और 10% में से ग्रोथ रेट हमारी 5% है, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो ये हो गया। अब ये जो है ना, समझने वाली बात ये है कि जो मार्जिनल टैक्स रेट है ना, ये बजट अनाउंसमेंट के बाद लगा है, बजट अनाउंसमेंट के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है मार्जिनल टैक्स रेट। ये मार्जिनल टैक्स रेट पहले नहीं था। मीन्स बजट अनाउंसमेंट के बाद 2 चीज़ हुई है, एक तो जो है डिविडेंड, डिविडेंड आपका हो गया क्या 20 पैसा पर शेयर। लास्ट डिविडेंड भले 2 था, पर अब 20% पैसा पर शेयर से फॉल हो गया, तो डिविडेंड हम माने 1.8 को 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा,
ठीक है। तो जो बजट अनाउंसमेंट जो है वो तो 2 रुपये पर शेयर था लास्ट डिविडेंड। अगर बजट अनाउंसमेंट होता तो हम उसको 1.8 पे करते, ग्रोथ है 5% की, तो हमने 5% से ग्रोथ लेके D1 कैलकुलेट किया, RE माइनस जी जो 7% है, RE में को हमको फिर 7% लेना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर टैक्स लेना पड़ता है वैसे भी, और जो है उसमें से हमने ग्रोथ माइनस करी, तो इस तरीके से जो हमने 94.5 कैलकुलेट किया। और एक तरीका ये भी है कैलकुलेट करने का कि ये तो चलो ठीक है 94.5 है, ये एक तरीका कैलकुलेट करने का। दूसरा ये है कि भाई 2 रुपये, आप 2 रुपये डिविडेंड पे करते हो, 1.05 से आपका D1 आ गया, अब वो D1 आपका हो गया रिड्यूस्ड, वो D1 हो गया आपका रिड्यूस्ड 0.20 पैसे से, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 0.7 डिवाइड बाई 0.5 किया क्योंकि वो आफ्टर टैक्स लेना पड़ता है, और इस तरीके से जो है हमारा 95 रुपीज़ आया। तो ये नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं लेना है, ये भले ही एक्सेप्टेबल होगा किस केस में, वी हैव टू प्रिफर दिस, तो वी हैव टू प्रेफर दिस, तो वी हैव टू प्रेफर दिस, ठीक है। अब ठीक है, तो अब दूसरा अगला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, करते हैं इसको क्वेश्चन को। अ फर्म हैज़ बीन पेड डिविडेंड पे कर दिया है, तो ये D0 है, ठीक है, पेड डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एस्टिमेट टू बी 5%, जो ग्रोथ है 5% है, ठीक। अब एक मिनट में क्वेश्चन चालू करने से पहले ये क्वेश्चन को, ठीक है, तो मैंने उधर लिख दिया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन रेशियो इधर यूज़ नहीं किया है, कायदे से देखा जाए तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट अब ठीक है कि इसमें रिटेंशन रेशियो इसमें यूज़ नहीं किया गया है, और आपको D1 से कैलकुलेट करना है। तो आपका 2 आते हैं सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के, 2 क्वेश्चन है कैलकुलेट करने के। अब फर्म हैज़ बीन पेड डिविडेंड है 2 पर शेयर, एस्टिमेटेड ग्रोथ है कंपनी की, फ्रॉम द कंपनी एस्टिमेटेड 5% है, ठीक है, ये D0 है, तो ये 5 से ये D1 निकल जाएगा इधर से। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ़ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट जो है वो 8% है, फॉल्स टू 3% है, तब क्या होगा। तो RE तो बताओ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इंस्पेक्टर, तो वो इंस्पेक्टर के इन्वेस्टर है 15.5, तो सब दे के रखा है, सब ही दे के रखा है। तो राइजेस टू 8 है तो 8% से ग्रोथ दिखा देने की है, फॉल्स टू 3 है तो 3% से ग्रोथ दिखाने की है, तो ठीक है कर लेते क्वेश्चन। 2 है, 2 को पहले 1.05 से मल्टीप्लाई करें तो D1 आ जाएगा, RE 15.15 करना पड़ेगा, माइनस G 0.05, ये हो गया। फिर 2 है इंटू 1.08 करेंगे इंटू 2.16 आएगा, RE है 0.155 माइनस G है, G तो 0.05 है, G है 0.08, अच्छा ओके, ग्रोथ चेंज हुई है ना, तो G 0.08 है, तो ऐसे 28.8 आएगा। फिर आती बात वापस, ग्रोथ रेट फॉल्स टू 3, तो इस केस में क्या करने का है हमको, ग्रोथ रेट फॉल्स टू 3 में कि वही 2.2 रुपये है हमारी डिविडेंड, ठीक है, 2 है इंटू 1.03, ये हमारा आ गया D1। RE 0.155 दे के रखा है, 0.155 दे के रखा है, माइनस G 0.03, ऐसे करते हुए इसका भी आंसर आ जाएगा 16.48, ईजी सा क्वेश्चन, ठीक है। वापस वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल, तो क्या कर रहे हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर QB लिमिटेड, अर्निंग पर शेयर 12 है, डिविडेंड पर शेयर 3 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटेंशन रेशियो सब दे के रखा है। पहले तो मैं गॉर्डन मॉडल आपको बताता हूँ, अभी अब गॉर्डन मॉडल की बात चल रही, तो E1 1 माइनस बी डिवाइड बाय RE माइनस G, या RE माइनस BR कर देता हूँ, ठीक है। अब रही बात है, तो इधर E दे के रखा है, अर्निंग पर शेयर, इसको E1 ही मान लो, अर्निंग पर शेयर 12 दे के रखा है, ठीक है, 1 माइनस बी रिटेंशन रेशियो भी दे के रखा है, RE मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18 दे के रखा है, G मतलब हमारा BR, तो 0.75 क्योंकि हमको डेसिमल में लेना पड़ेगा, इंटू 22, ये जो है 16.5 हमारी आ गई है ग्रोथ, तो 0.165 इसको लिख सकते हैं, इन्होंने 0.165 लिया है, किसको, हाँ 0.165 लिया है, तो कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा 12, तो जो ये दिमाग में रखने वाली बात ये है कि जो अर्निंग पर शेयर हो, ये जो डिविडेंड पर शेयर है, ऑलवेज टेक एज D1, इसको D1 जैसे ही लेना, ठीक, तो ऑलवेज टेक एज D1, हमको इसे D1 जैसे लेना पड़ता है जब तक पास्ट वाले कुछ वर्ड्स नहीं यूज़ हुए हो। पेज डिविडेंड है तो इसको हमको D1 लेना पड़ेगा, और हैज़ बीन पेड है तो D0,
कि पे कर चुके हैं या पेड है तो 0, ठीक है, या लास्ट डिविडेंड है तो 0, ठीक। तो गॉर्डन मॉडल में कैसा है, अर्निंग है 12, अर्निंग में से 1 माइनस रिटेंशन रेशियो हमने माइनस किया तो 12 का 25 पर 0.25 आया, ये 3 आया। RE आपका क्या दे के रखा है, RE आपका है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.18 माइनस 0.165, ठीक है, तो आया आपका 200, ठीक। ये हमारा गॉर्डन मॉडल से है। वॉल्टर फॉर्मूला क्या है, वॉल्टर फॉर्मूला सिंपल सी बात है, अभी हमने बात करी थी, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, R डिवाइड बाय RE होल डिवाइड बाय RE, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड R बाय RE होल डिवाइड बाय RE। तो डिविडेंड हमारा जो है वो 3 रुपये है, अर्निंग में से डिविडेंड अगर अपन माइनस करते हैं तो ठीक है 9 रुपये आ रहा है। R बाय RE, R इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 22 और RE 18 है और होल डिवाइड बाय 0.18, तो ठीक है 3 दे के रखा है, प्लस 12 में से 3 माइनस करते, तो 3 प्लस 12 माइनस 3, R दे के रखा है 0.22, RE 0.18 होल डिवाइड बाय 0.18, तो 12 माइनस 3 इंटू 0.22 डिवाइड बाय 0.18 प्लस 0.18, ठीक है 77.77, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। उस तरीके से हमने जो है वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब पॉइंट ये आता है कि इसको एक जगह तो नोट डाउन करना पड़ेगा, इसको एक जगह तो कहीं ना कहीं हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा कि एंड टाइम पे हम सारे क्वेश्चन तो करने सर है, राइट। तो समझने वाली बात है कि इसको D1 लेना पड़ता है, तो इसको मैंने स्टार मार्क करके रखा है, तो इसको एक बार देख लेना कि इसको ऑलवेज टेक एज D1, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल, मैं इधर लिख देता हूँ तो इससे हेल्प मिल जाएगी कि चलो ठीक है आपको और कुछ नहीं करना है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल, राइट। रही बात आती है तो ये वाला क्वेश्चन है इसको काटो, ये नहीं करने का है हमको, और वी हैव टू प्रेफर दिस, एंड वो बजट अनाउंसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो रिटेंशन रेशियो इधर यूज़ नहीं हुआ है और D1 वाला पोर्शन यूज़ हुआ है, तो एक ठीक है। और बाकी वो जिसमें बजट अनाउंसमेंट वाला जो है फैक्टर, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आफ्टर टैक्स लिया जाता है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसको हमको, कि ये कंसेप्ट में फ्लॉ है कि हमको ये आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। तो आपकी जो कंसेप्ट वाली कॉपी है जहाँ पे बात करके रखी थी E और BR की, जो बात करके रखी थी गॉर्डन मॉडल की, उसमें क्या उधर आफ्टर टैक्स दे के रखा है, अगर उधर आफ्टर टैक्स दे के रखा है तो ठीक है, अदरवाइज या तो आप इधर लिख दो कि जो है कैपिटलाइजेशन डेट शुड बी आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन डेट शुड बी आफ्टर टैक्स। फिर आती है बात या आफ्टर टैक्स लेना है, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। और ग्रोथ रेट का फंडा एक बार समझने का है, तो ठीक है एक बार वो ग्रोथ रेट का फंडा देखने का, कुछ है नहीं इसमें कि वो डेसिमल में लेना पड़ता है और ये परसेंटेज में लेना पड़ता है, तब जाके वो जो है ग्रोथ रेट आता है। बाकी पैट डिवाइड बाय शेयर कैपिटल है, ये इससे हम जो है निकाल सकते हैं। वो जो पैट है वो हमको आफ्टर टैक्स लेना पड़ता है, तो एक रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला है पैट डिवाइड बाय शेयर कैपिटल, तो ये फॉर्मूला समझने लायक हो जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं। लिमिटिंग वैल्यू में एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक, मैथमेटिक इक्वेशन है, ये कुछ है नहीं इसमें। और इम्पॉर्टेंट ठीक है वॉल्टर मॉडल ये सब करना है हमको, मैथमेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, और कुछ ऐसा खास नहीं था इसमें। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक, बाकी इसमें भी वॉल्टर मॉडल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 14 भी ईजी था, ये सब क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है और वॉल्टर मॉडल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और बाकी एक वही डिविडेंड पे आउट रेशियो 1.8 कैसे आ सकता है, वो इलॉजिकल सीम्स हो रहा था। तो द डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0 एज पे आउट इज मोर देन
100% EPS सीम्स टू बी इलॉजिकल, तो वो पॉइंट था ध्यान रखने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है क्वेश्चन सारे ओवर कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो तो आएगा ही आएगा जहाँ पे हम सिर्फ उस क्विक उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट एक बार करना जरूरी था तो अपन ने करा, ठीक है। अब मोदी-गिलानी मिलर की जो हाइपोथेसिस है उसके से आगे जो है हम वो उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।